हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपू कुमार। आप सभी का धमाकेदार स्वागत है इस ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आयनिक रेडियस को डिस्कस किया था, उसके किस तरह के ट्रेंड होते हैं और उसको हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी को समझेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, हम लोग इसको किस तरह से कंसिडर करते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने लेक्चर की ओर। तो इस लेक्चर में आज हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी को देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। तो स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग होता है, जैसे कोई भी एक न्यूट्रल एटम है, कोई एक न्यूट्रल एटम है और उसके जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे, उस इलेक्ट्रॉन को एटम से जैसे हम लोग बाहर निकालेंगे, जैसे वो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो इलेक्ट्रॉन लॉस होने में हम लोग को कितना एनर्जी लगेगा, उस एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। जैसे किसी भी एक न्यूट्रल एटम से आप लोग एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, तो जो न्यूट्रल एटम अब नहीं रह गया, वो एक आयन के फॉर्म में आ गया है। तो उस न्यूट्रल एटम को आयन बनाने के लिए हम लोगों को जो भी एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। उसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बताया है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, जो कि आइसोलेटेड गैसियस एटम से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। जैसे भी हम लोग एक पर्टिकुलर एलिमेंट को कंसिडर करेंगे, तो उसको हम लोग गैसियस फॉर्म में बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब वो जो एटम है वो किसी और दूसरे एटम से किसी भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो आइसोलेटेड फॉर्म में है। तो उसी तरह के एटम को हम लोग आइसोलेटेड गैसियस एटम बोलते हैं। और वो भी जो ग्राउंड स्टेट में रहता है, मतलब न्यूट्रल फॉर्म में जो भी रहेंगे, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग हटाएंगे। तो हटाने के लिए हम लोग को कितना एनर्जी चाहिए, जो भी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, उसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। जैसे हम लोग इसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे एक न्यूक्लियस है जिसके पास 5 प्रोटॉन है। 5 प्रोटॉन है, इस न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन है, आप लोग देख रहे हैं। तो इसके जो ऑर्बिट होंगे, फर्स्ट ऑर्बिट होंगे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाहर के जो ऑर्बिट होंगे, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसके बाहर के जो ऑर्बिट होंगे, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो स्टूडेंट्स, आप लोग इस जो आउटर इलेक्ट्रॉन को आप लोग देख रहे हैं, इसी को हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो न्यूट्रल एटम है, ये न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम है। तो इस जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो भी इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग, इसके जो भी रेंज है, इस एटम के जो भी रेंज है, इससे हम लोग बाहर कर देंगे, इसको इन्फिनिटी पर हम लोग कर देंगे। तो इस इन्फिनिटी पर इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में हम लोग को जो भी एनर्जी लगेगा, उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। इसी एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने समझा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। ये एक न्यूट्रल एटम को, जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको हम लोग उस ऑर्बिट से बाहर कर देंगे। तो बाहर करने में हम लोग को जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, उस एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद आप लोग देखेंगे कि ये जो न्यूट्रल एटम है, ये अब पॉजिटिवली चार्ज जो आयन हो जाएंगे, जिसको हम लोग कैटायन बोलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो भी न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्यों आते हैं, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसको हम लोग कैटायन बोलेंगे, इसको हम लोग कैटायन बोलेंगे। इस चीज को आप लोग नोट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक एटम है, गैसियस
स्टेट में। इससे एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर निकाल दिए, ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया। तो ये करने में हम लोग को जो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट हुआ उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इसी को हम लोग बोलते हैं। इसका जो भी यूनिट होंगे वो किलो जूल पर मोल होंगे और कैलोरी पर मोल भी होंगे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होते हैं। ये तीन जो है ये इसके जनरल यूनिट है आयोनाइजेशन एनर्जी के। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी हैं, जो कि ये है क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई भी एलिमेंट, तो जो एनर्जी हम लोग को उसमें रिक्वायर होता है उसको मेजर करने के लिए एक क्वांटिटेटिव टूल है। उसको मेजर करने के लिए एक टूल है जिसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। वो एक क्वांटिटेटिव मेजर करने का एक टूल है। और इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि ऑस्मोलर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी easier it for a neutral atom to change itself to a positive ion। इसका मीनिंग ये हुआ कि ऑस्मोलर ऑस्मोलर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब एक जो भी न्यूट्रल एटम है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। इसका मीनिंग ये हुआ कि उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट को जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग बहुत कम एनर्जी के थ्रू बाहर कर सकते हैं। तो जब बहुत कम एनर्जी हम लोग को रिक्वायर रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोलर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। ऑस्मोलर आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग यही होता है कि हम लोग को एनर्जी कम चाहिए, तो ऑस्मोलर आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। तो हम लोग कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। तो जो भी न्यूट्रल एटम होंगे उनको हम लोग पॉजिटिव आयन में तो इजीली चेंज कर पाएंगे। ये भी आप लोग देख रहे हैं कि जब भी हम लोग को कम एनर्जी चाहिए तो न्यूट्रल एटम को हम लोग पॉजिटिव आयन में इजीली चेंज कर पाएंगे। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एन एटम इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्टूडेंट्स, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि किसी भी एटम से हम लोग अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेंगे, कोई भी एक एटम है उससे इलेक्ट्रॉन को हम लोग लूज करना चाहेंगे तो उसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी उसको मिलेगा तभी इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा। तो इसको जो लूज करने में एनर्जी हम लोग दिए उसी को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। पॉजिटिव एनर्जी इसका होता है, इसको एनर्जी देंगे तभी ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हाईलाइट करके नोट करेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एन एटम इज ऑलवेज पॉजिटिव। उसको जब भी हम लोग एनर्जी देंगे तभी वो लूज करेगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आयन का तो बहुत डिस्कशन किया, कैटायन भी होते हैं और एनायन भी होते हैं। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हम लोग को कुछ एनर्जी उसमें देना पड़ा। हम लोग उसको एनर्जी दिए उस न्यूट्रल एटम को, तब उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की बात कर रहे हैं, किंतु यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भी लूज हो सकते हैं और ये कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी भी करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इस स्लाइड में हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि एक न्यूट्रल एटम से हम लोग जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, एक न्यूट्रल एटम है इससे हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, उसको निकालने में हम लोग को जितना भी एनर्जी लगा उसको हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। जैसे एक हम लोग न्यूट्रल एटम लेंगे जिसका न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, इसमें 5 प्रोटॉन है, इसमें 5 प्रोटॉन है। इसके जो फर्स्ट ऑर्बिट होंगे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके जो सेकंड ऑर्बिट होंगे
उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके जो नेक्स्ट ऑर्बिट होंगे उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग फर्स्ट बार निकालना चाहेंगे। ये तो अभी न्यूट्रल फॉर्म में है और इस न्यूट्रल एटम से हम लोग जब भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में हम लोग को जो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसको हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट यही है कि एक न्यूट्रल एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में हम लोग को जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा उसको हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि एक न्यूट्रल एटम है गैसियस फॉर्म में, इससे हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो ये M+1 हो गया। ये कैटायन के फॉर्म में आ गया जिसके ऊपर +1 चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसको हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग IE1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग IE1 आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, इसको हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए तो उसको हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज सॉरी पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई है और उसके बाद एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग निकालेंगे। एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिए और दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी निकालेंगे। तो उसको निकालने में हम लोग को जो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उस एनर्जी को हम लोग सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकेंड मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो हम लोग निकाल दिए और अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जो कि लूजली बॉन्ड होंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। उसको निकालने के लिए हम लोग को जो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसको हम लोग सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। इसको भी हम लोग एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ये एक न्यूक्लियस है, इसमें 5 प्रोटॉन है। इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हम लोग यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिट होंगे उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिट होंगे उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये एक न्यूट्रल एटम है, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये एक न्यूट्रल एटम है। और देखिए इस न्यूट्रल एटम में लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कौन है? लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मीनिंग ये होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो लूजली बॉन्डेड होंगे। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम लोग एनर्जी देकर बाहर निकालेंगे, इस एटम के फील्ड से इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो इस एनर्जी को हम लोग को जो भी इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट हुआ उसको हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। इसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट बोलते थे। इसको निकालने में हम लोग को जो भी एनर्जी लगा वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग को लगा। और इसके बाद हम लोग एक और इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो एक और सेकंड इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे निकालेंगे और किसको निकालेंगे? तो वो जो अब रिमेनिंग जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग निकालेंगे। तो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसमें कौन होंगे? जो सेकेंड ऑर्बिट में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यही लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग यदि निकालेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग निकालेंगे तो इसको जब भी एनर्जी देकर हम लोग बाहर निकालेंगे तो इस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम लोग को जो भी एनर्जी लगा उसको हम लोग सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। इसी को हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 2। इसका मीनिंग हुआ कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी।
फर्स्ट को निकालने में जो लगा वो I1, सेकेंड को निकालने में जो एनर्जी लगा वो I2। और आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, प्लस चार्ज तो ज्यादा है और माइनस चार्ज कम ही है। एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ही बच रहे हैं और 5 प्रोटॉन बच रहे हैं। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन बहुत जोर से पकड़े रहेगा, बहुत जोर से पकड़े रहेगा, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में हम लोग को ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये कम होता है और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। यहाँ हम लोग ये लिखेंगे कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है इससे ज्यादा होता है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इससे हम अगर निकाल लिए बाहर तो अब तो इलेक्ट्रॉन कम ही बच रहे हैं। यहाँ पर जेड इफेक्टिव बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो न्यूक्लियस उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को बहुत जोर से पकड़ के रखेगा, बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड रखेगा और उन लोग को अट्रैक्ट भी करेगा। इस कारण से हम लोग को बहुत इससे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, जो कि I2 होगा वो फर्स्ट से ज्यादा होगा। इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं ये एक कैटायन है जो कि M+1 है। ये एक इलेक्ट्रॉन पहले ही खो चुका है, ये एक इलेक्ट्रॉन पहले ही खो चुका है। इससे एक इलेक्ट्रॉन हम लोग और निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो इसके पास +2 चार्ज आ जाएंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि M+2 है, इसके पास प्लस चार्ज एक और आ गए जो कि टोटल 2 प्लस चार्ज हो गए। तो इस एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड बोलेंगे, इसी को हम लोग सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इस बात को अभी नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। हम लोगों ने फर्स्ट भी देख लिया, सेकंड भी देख लिया और अब हम लोग थर्ड देखेंगे। थर्ड का मीनिंग ये हुआ कि हम लोग एक तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, दो तो निकाल लिए, एक और निकालेंगे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया जाता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द थर्ड मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। वो जो न्यूट्रल एटम था वो 2 इलेक्ट्रॉन तो गंवा दिया है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन और उससे हम लोग लेंगे, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन हम लोग लेंगे तो उसमें जो भी एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा, जो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहेगा उसको हम लोग थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो इसी में यही बात बताया गया है कि जो थर्ड मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, थर्ड मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कौन होंगे? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे, रिमेनिंग 2 निकल गए, उसके बाद जो थर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसी को हम लोग बोलते हैं मोस्ट लूजली बॉन्डेड, मतलब बहुत कमजोर से बंधा हुआ। तो उसको हटाने में हम लोग को जो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उस एनर्जी को हम लोग थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इसको भी हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये एक न्यूक्लियस है, इसके पास 5 प्रोटॉन है, इसके पास 5 प्रोटॉन है। तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके जो नेक्स्ट ऑर्बिट होंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके जो नेक्स्ट ऑर्बिट होंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी देखा कि ये जो न्यूट्रल एटम का है तो मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का है। तो इसको जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो इसको निकालने में हम लोग को जो भी एनर्जी लगेगा उसको आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट बोलते हैं, इसको तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और सेकंड लूजली बॉन्डेड कौन हो गया? सेकंड लूजली बॉन्डेड तो ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए। इनमें से एक को हम लोग बाहर और खींचेंगे, इनको इनमें से एक और को हम लोग बाहर खींचेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी
2, जिसको सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी हम लोग बोलते हैं। तो देखिए, इस न्यूट्रल एटम से हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन को तो बाहर खींच दिया है, तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं? इसके पास अब इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 3, 2 को हम लोगों ने निकाल दिया। और प्रोटॉन कितने बच रहे हैं? प्रोटॉन कितने बच रहे हैं? प्रोटॉन तो 5 है। आप लोग ये देख रहे हैं कि इसके न्यूक्लियस में अभी भी 5 प्रोटॉन है और इसके ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव तो बहुत ज्यादा हो गया। ये जिस एटम को आप लोग देख रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन गंवा दिया है। ये 2 इलेक्ट्रॉन तो गंवा दिया है, तो इसके पास अब 3 ही इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं और प्रोटॉन 5 है। तो इन तीनों इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन बहुत जोर से पकड़े रहेंगे। यहाँ पर जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, उसको अट्रैक्शन ज्यादा करेंगे। तो हम लोग इस अब तीसरे इलेक्ट्रॉन को भी निकालना चाहते हैं। 3 तो ये गंवा दिया है, सॉरी 2 तो ये गंवा दिया है, एक और हम लोग इससे लेंगे। हम लोग तीसरे इलेक्ट्रॉन को इसे बाहर खींचेंगे। इसको हम लोग बाहर खींचेंगे तो ये तो राजी नहीं होगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन पहले गंवा दिया है और अब तीसरे इलेक्ट्रॉन गंवाने की बारी है, तो ये राजी नहीं होगा, ये तैयार नहीं होगा। इसको हम लोगों को बहुत एनर्जी देना पड़ेगा, फर्स्ट से भी ज्यादा देना पड़ेगा और सेकंड से भी ज्यादा देना पड़ेगा। हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट जो निकाले तो सेकंड निकालने में भी हम लोग को परेशानी हुआ, ज्यादा हम लोग एनर्जी दिए तब निकला। और जब हम लोग थर्ड लेंगे तो ये तो और नानुकुर करेगा, इसको हम लोग को और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए, इसको बाहर निकालने के लिए हम लोग को जो भी एनर्जी लगेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 3, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, इसी को हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब भी हम लोग तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इसमें हम लोग को सबसे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। वो फर्स्ट से भी ज्यादा होगा और सेकंड से भी ज्यादा होगा। यहाँ आप लोग समझ रहे हैं? तो इस बात को हम लोग देखेंगे कि जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से भी ज्यादा होगा और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से भी ज्यादा होगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा है। तीसरा बार इसको हटाने के लिए सबसे ज्यादा हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा। इस बात को आप लोग नोट करेंगे। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि ये एक आयन है, कैटायन है, जो 2 इलेक्ट्रॉन गंवा दिया है, इसलिए इसके पास +2 चार्ज आ गया है। इससे हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन को और खींच लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को और निकालेंगे, तो ये M+3 होगा, इसके पास +3 चार्ज आ जाएंगे। तो इसको बनाने के लिए या इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम लोग को जो भी एनर्जी लगेगा उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी 3 बोलेंगे। तो ये भी आप लोगों ने समझ लिया कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। इसको हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो भी होता है वो इलेक्ट्रॉन से हम लोग तीसरे एटम जो निकालते हैं, जो कैटायन होंगे जिसके पास +2 चार्ज होंगे, उनसे 1 इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे, +3 करेंगे। तो +3 करने में हम लोग को जो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसको हम लोग थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसेप्ट है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। वीडियो को रिपीट करके आप लोग देखेंगे, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसको आप लोग नोट करेंगे। इस कंसेप्ट से बहुत ही लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ये आप लोग के लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। आप लोग इसके क्वेश्चन आप लोग इजिली सोल्व कर लेंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो कि इसका कंपैरिजन है। इसको हम लोगों ने तो डिस्कस कर लिया, इसमें ये डिस्कस करना है कि व्हिच इज लार्जर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि सबसे लार्जेस्ट होता है थर्ड, क्योंकि वो तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले गंवा दिया है, तीसरा इलेक्ट्रॉन और उसे मांगेंगे तो और नानुकुर करेगा, इसलिए हम लोग को ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ज्यादा होता है। रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए कैटायन इज मोर डिफिकल्ट देन फ्रॉम ए न्यूट्रल गैसियस एटम। इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ऐसा क्यों होता है, इसलिए ये एक ऑर्डर बनता है। आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड सबसे ज्यादा होता है,
उसके बाद सेकंड होते हैं और उसके बाद फर्स्ट होते हैं। इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ऐसा क्यों होता है। ये इस ऑर्डर को भी आप लोग नोट करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। इस ऑर्डर को आप लोग अच्छे से नोट कर। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने जो 3 आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किया, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इनको हम लोग एक डेटा के थ्रू भी अच्छे से समझेंगे, उस डेटा की तरफ हम लोग चलेंगे। तो ये है एक टेबल, इसमें आप लोग देख रहे हैं ये एक एलिमेंट है। इस ग्रुप में एक एलिमेंट है जो कि न्यूट्रल एटम है। इनके न्यूट्रल एटम, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोग देख रहे हैं, जो कि आप लोग समझ सकते हैं। और इसमें रिप्रेजेंट किया गया है आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड और आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। तीनों हम लोग प्रीवियसली डिस्कस किए। तो देखिए इसमें यह बताया गया है कि लिथियम का जो भी एक न्यूट्रल एटम होगा, लिथियम का जो भी एक न्यूट्रल एटम होगा, इसमें से जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को इतना एनर्जी लगेगा। ये जो भी आउटरमोस्ट ऑर्बिट के लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, फर्स्ट को हम लोग निकालेंगे तो इतना एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा। तो देखिए लिथियम तो एक इलेक्ट्रॉन इससे हम लोग ले लिए हैं, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन गंवा दिया, तो इससे हम लोग दूसरा इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उस ना नुकुर करेगा, उसको हम लोग थोड़ा और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। देखिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा। पहले हम लोग तो 520 दिए, अब हम लोग को इतना देना पड़ेगा 7298, इतना किलो जूल पर मोल एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा, तब वो सेकंड इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी को हम लोग पहले डिस्कस किए। तो देखिए लिथियम तो यहाँ तक 2 इलेक्ट्रॉन गंवा दिया, इससे हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अब हम लोग इसे तीसरा इलेक्ट्रॉन भी लेंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन हम लोग लेंगे तो हम लोग को और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। वो तो जल्दी देगा नहीं और राजी नहीं होगा, तो हम लोग उसको और एनर्जी देंगे, इससे भी ज्यादा हम लोग इतने एनर्जी देंगे 11,815, इतने हम लोग उसको एनर्जी देंगे तो वो तीसरा इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी हम लोग इसे ले लेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी को हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग बेरिलियम एटम को लेंगे जो कि न्यूट्रल फॉर्म में है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोग देख रहे हैं। इससे हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को लेंगे जो कि लूजली बॉन्डेड होंगे, आउटरमोस्ट ऑर्बिट के होंगे। इससे देख रहे हैं ना 2s2, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को 899 एनर्जी, हम लोग को किलो जूल पर मोल इतना एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। और इसके बाद हम लोग दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी निकालेंगे। इसी ऑर्बिट के एक इलेक्ट्रॉन को तो हम लोगों ने ले लिया इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में, और एक और इसमें बच रहा है, उसको भी हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को और एनर्जी देना पड़ेगा। और थर्ड को निकालेंगे तो हम लोग को सबसे ज्यादा एनर्जी देना। आप लोग देख रहे हैं इतना ज्यादा। इस डेटा के थ्रू आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे जो एटम है न्यूट्रल फॉर्म में है, इनसे हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हम लोग को इतना एनर्जी देना पड़ेगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हम लोग को इतना एनर्जी देना पड़ेगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हम लोग को इतना एनर्जी देना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग फर्स्ट से सेकंड की ओर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रहा है, सेकंड से थर्ड की ओर जा रहे हैं तो एनर्जी और बढ़ रहा है, थर्ड सबसे लार्जेस्ट होता है। ऐसा क्यों होता है हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि ऐसा क्यों होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से फैक्टर जो है आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें हम लोग फैक्टर नंबर 1 देखेंगे। फैक्टर नंबर 1 जो कि साइज ऑफ एन एटम, जब भी एटम के साइज ज्यादा होंगे, ये इंक्रीज का ये सिंबल है,
जो भी एरो अपवर्ड रहेंगे तो इसका मतलब है ज्यादा, एटम के साइज ज्यादा रहेंगे तो उनके आयोनाइजेशन एनर्जी कम होंगे। ऐसा क्यों होता है? जब एटम के साइज ज्यादा होंगे तो जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर पर रहेंगे, न्यूक्लियस से ज्यादा दूर पर रहेंगे। अगर एटम का साइज ज्यादा है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब भी डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वहां पर जेड इफेक्ट कम लगेगा और इस कारण से हम लोग उसको कम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जब एटॉमिक रेडियस ज्यादा रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो दूर रहेंगे न्यूक्लियस से, तो हम लोग उसको कम एनर्जी भी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए जो एटम के साइज ज्यादा होंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होंगे। अब हम लोग पॉइंट नंबर सेकेंड डिस्कस करेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब ज्यादा होंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होंगे। ऐसा क्यों होता है? जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्टिंग फोर्स ज्यादा लगाता है, तो उसको हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, जिसको जेड इफेक्टिव से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जब जेड इफेक्टिव ज्यादा होंगे तो हम लोग को ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस उसको बॉन्ड किए हुए है, उसको अट्रैक्ट किए हुए है, तो हम लोग को यहाँ पर ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग को ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होंगे। अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जो कि स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जब ज्यादा होंगे तो उनमें जो एटम के ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सारे इलेक्ट्रॉन के आपस में रिपल्सिव फोर्स लगेंगे। रिपल्सिव फोर्स लगेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दूर हटाएंगे तो न्यूक्लियस से उनका जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। इस कारण से एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाता है और एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा तो अट्रैक्टिंग फोर्स कम हो जाएगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्टिंग फोर्स कम हो जाएगा। इस कारण से हम लोग उसको कम भी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, इसलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। जब भी स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इसका देखेंगे कि पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो जिस सेल का हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, जैसे एस का, पी का, डी का, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एस ऑर्बिटल जो होते हैं वो न्यूक्लियस के काफी नजदीक होते हैं, वो सराउंड किए हुए होते हैं न्यूक्लियस को। इस कारण से हम लोग जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है एस ऑर्बिटल के हम लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो हम लोग को ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और पी ऑर्बिटल के जब भी निकालेंगे तो वो थोड़ा न्यूक्लियस से दूर होते हैं, और न्यूक्लियस से दूर होते हैं तो इस कारण से हम लोग को कम एनर्जी देना पड़ेगा। तो जब भी पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा तो इसका मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के नजदीक में है, वो नियर द न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस के नियर है, तो इसलिए हम लोगों को एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है, इसलिए हम लोग को आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग ये देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग ऑर्डर देखेंगे। फुल्ली फील्ड जब ऑर्बिटल रहेंगे तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद हाफ फील्ड रहेंगे, जब हाफ फील्ड रहेंगे तो उसका भी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा ही होते हैं, किंतु वो फुल्ली फील्ड से कम होते हैं। और पार्शियली फील्ड रहेंगे तो उनका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम रहेगा। ये फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड, पार्शियली फील्ड, ये सब क्या होते हैं इसको भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। जैसे हम लोग इसको देखेंगे, जो एस ऑर्बिटल होते हैं, जब एस ऑर्बिटल होते हैं
जो एस ऑर्बिटल होंगे, एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक क्लॉकवाइज मूव करते हैं और एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और अगर इस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इसको हम लोग हाफ फील्ड कहेंगे। ये जो है ये हाफ फील्ड है। ये हाफ फील्ड है क्योंकि इसमें जो भी कैपेसिटी है, कैपेसिटी के ये हाफ है। इसमें 2 आ सकते हैं किंतु एक इसको हाफ फील्ड बोलेंगे। एक और एग्जांपल लेंगे। एक पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं पी ऑर्बिटल में। तो पी ऑर्बिटल में जब 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, पी ऑर्बिटल में जब 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको हम लोग हाफ फील्ड बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो 3 इलेक्ट्रॉन है इनके एक्चुअल कैपेसिटी के हाफ है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं किंतु इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी हम लोग हाफ फील्ड बोलेंगे। इसको हम लोग हाफ फील्ड बोलेंगे। और ये जो है जिसका कैपेसिटी 6 है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग फुल्ली फील्ड बोलेंगे। फुल्ली फील्ड, ये अपने कैपेसिटी के पूरे हैं तो इसको हम लोग फुल्ली फील्ड बोलेंगे। और ये जो एस ऑर्बिटल हम लोग देख रहे हैं ये भी अपने फुल कैपेसिटी पर है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसको भी हम लोग फुल्ली फील्ड बोलेंगे। इसको हम लोग फील्ड बोलते हैं। और एक होते हैं पार्शियली फील्ड। पार्शियली फील्ड का मीनिंग ये होता है कि जैसे देखिए पी ऑर्बिटल्स हैं, पी ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स में अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, पी ऑर्बिटल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को अगर रखेंगे तो ये हाफ फील्ड भी नहीं है और फुली फील्ड भी नहीं है, तो इसको हम लोग पार्शियली फील्ड बोलेंगे। इसको हम लोग पार्शियली फील्ड बोलेंगे। इसको हम लोग पार्शियली फील्ड बोलेंगे। जैसे इसमें 6 आएंगे तो हम लोग फुली फील्ड बोलेंगे, और 3 आएंगे तो हाफ फील्ड बोलेंगे। किंतु पार्शियली फील्ड बहुत सारे हो सकते हैं। अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी पार्शियली फील्ड होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी पार्शियली फील्ड होंगे, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी पार्शियली फील्ड होंगे। देखिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी पार्शियली फील्ड है, क्योंकि ये तो हाफ फील्ड नहीं है और ये फुली फील्ड भी नहीं है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये पार्शियली फील्ड है, और इसमें अगर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी ये पार्शियली फील्ड होंगे। जैसे देखिए इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये हाफ फील्ड भी नहीं है और फुली फील्ड भी नहीं है, तो ये पार्शियली फील्ड है। तो इसी को हम लोग पार्शियली फील्ड बोलते हैं। हम लोग देख लिए कि फुली फील्ड क्या होते हैं, हाफ फील्ड क्या होते हैं, और पार्शियली फील्ड क्या होते हैं। इसी बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। फुली फील्ड ऑर्बिटल होंगे तो फुली फील्ड से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही कठिन होता है। फुली फील्ड से ऑर्बिटल जब भी इलेक्ट्रॉन को हम लोग जब भी निकालेंगे तो हम लोग को ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो इसलिए इसका ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है। जो हाफ फील्ड रहेंगे वो भी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाएंगे, हम लोग को ज्यादा ही एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग हाफ फील्ड, इसके बाद हाफ फील्ड का होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। और जो पार्शियली फील्ड है उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा कंफर्टेबल होता है, उनसे हम लोग कम एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, तो इसलिए ये सबसे ऑर्डर में पीछे आते हैं। और ये है ऑर्डर, इस ऑर्डर को भी आप लोग नोट कर लेंगे।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी इन ए पीरियड। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग देखेंगे कि एक पीरियड में हम लोग एक पीरियड में पीरियोडिक टेबल के जो भी पीरियड होते हैं उसमें हम लोग लेफ्ट टू राइट जैसे ही मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट हम लोग मूव करेंगे, तो हम लोगों ने स्क्रीनिंग इफेक्ट के जो लेक्चर थे उनमें हम लोगों ने देखा था कि लेफ्ट टू राइट मूव करने में जेड इफेक्टिव बढ़ते हैं। एक पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ते हैं, और चूंकि जेड इफेक्टिव बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस होगा वो अट्रैक्ट करेगा ज्यादा फोर्स के थ्रू। आप लोग देख रहे हैं कि जेड इफेक्टिव ज्यादा रहेगा, हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जेड इफेक्टिव ज्यादा रहेगा, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा। जो अट्रैक्शन फोर्स होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को इजिली नहीं निकाल पाएंगे और हम लोग को ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होते हैं। अक्रॉस ए पीरियड एक ट्रेंड है कि हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हम लोग को आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। इसके कुछ एक्सेप्शन भी है जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी इन ए ग्रुप। आयोनाइजेशन एनर्जी इन ए ग्रुप में हम लोग ये देखेंगे कि जैसे किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप में हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, हम लोग जैसे ही टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज तो इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज इसलिए करता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं। जैसे हम लोग थर्ड ग्रुप से फोर्थ ग्रुप में आएंगे तो एक नए सेल ऐड हो जाते हैं, फोर्थ ग्रुप से हम लोग फिफ्थ में आएंगे तो एक नए सेल ऐड हो जाते हैं। इस कारण से जो भी एटम के साइज होते हैं वो एटम के साइज ज्यादा हो जाएंगे, और जब भी एटम के साइज ज्यादा होंगे तो वहां पर जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो भी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफी डिस्टेंस पर हो जाएंगे, तो इस कारण से हम लोग उसको कम ही एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो इस कारण से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाता है। जब भी हम लोग एक पार्टिकुलर ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएंगे, ये आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, और इस कारण से रेडियस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का। इस कारण से लूजली बॉन्डेड हो जाएंगे और आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाए। इस बात को भी आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी को इस चार्ट के थ्रू भी आप लोग देख सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज जैसे जैसे हम लोग अपवर्ड मूव करेंगे तो देख रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज है। आप लोग सारे एलिमेंट्स के आयोनाइजेशन एनर्जी को इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं, और आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट 60 एलिमेंट, ये भी आप लोग इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि जो भी हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस तो फुली फिल्ड होते हैं, फुली फिल्ड होते हैं उनमें जेड इफेक्टिव क्या काफी ज्यादा होते हैं, और हम लोगों ने यह भी देखा कि जो भी फुली फिल्ड ऑर्बिटल होंगे वो इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी इनर्ट गैस होते हैं, जो भी इनर्ट गैस होंगे वो इनर्ट गैस फुली फिल्ड ऑर्बिटल के होते हैं, और इस कारण से वो इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज नहीं करेंगे, इसलिए इनका आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होते हैं। आप लोग इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जो भी इनर्ट गैस हैं उनके आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट हैं, सबसे ज्यादा होते हैं, और जो भी एस ब्लॉक के ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट होते हैं जिसको हम लोग अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं, अल्कली मेटल्स के रेडियस ज्यादा होते हैं, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको निकालने में कम ही एनर्जी लगता है, तो इस कारण से उनका जो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे लिस्ट होता है, अपने ग्रुप में सबसे कम होता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि लिथियम का अपने ग्रुप में सबसे कम है, सोडियम अपने पीरियड में सबसे कम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आप लोग ये देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग
इसके नेक्स्ट के जो भी टॉपिक होंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे कि हम लोग आज जो भी टॉपिक डिस्कस किए, जो भी पॉइंट्स हम लोगों ने आज डिस्कस किया, वो सारे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सो स्टूडेंट्स, इनको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और इनके आप लोग नोट मेकिंग भी अच्छे से करेंगे। ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।